अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान ज़ही। आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। नाज़रीन, कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से भी, ईरान अमेरिका के हवाले से भी और पाकिस्तान में नए बनने वाले सूबों के हवाले से भी। पहले खबर ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। इमरान खान साहब की सेहत जो कि बहुत ख़राब हो चुकी है। ग़ालिबन उनके एक आई से, एक आँख से वो देखने से कासिर हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, जिसकी रिपोर्ट पीटीआई ने अपनी ऑफिशियल इंस्टा में भी और ट्विटर में भी चढ़ाई है। और इसके लिए हमारे साथ तबसरा करने के लिए ज़हीर अहमद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो सेहत के लिहाज से खबरें आ रही हैं, कुछ लोग जो हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, इसको गलत रंग दे रहे हैं, इसको गलत साइड में लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं ये सब या किसी डील के लिए किया जा रहा है, ये सब किसी किसी डील या किसी मौके के लिए किया जा रहा है। तो इसमें इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप तबसरा आप करेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया। देखें अब्दुर्रहमान, ये तो पहले से अंदाज़ा था कि जिस दिन भी इमरान खान साहब को एक छोटा-सा रिलीफ़ 3 साल में पहली दफ़ा मिला जी, है, छोटा-सा रिलीफ़, जी, और जी। उसमें भी ये नहीं है कि किसी डॉक्टर अदनान ने आके बताया, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में खुद उनका अपना डॉक्टर बताता था। जी, जी, जी। जितनी दफ़ा भी इमरान खान साहब को खुफिया तौर पर रात के अंधेरे में पिम्स लाया गया जी, जी, या जी। किसी और जगह लाया गया या डॉक्टरों को उनके पास भेजा गया, तो वो सरकारी डॉक्टर थे। अभी इनको मुंतकिल किया जा रहा है पिम्स, शिफा हाँ, हॉस्पिटल वो में। तो अभी बाद की बात है ना, लेकिन जी, जो ये अब जो शक कर रहे हैं, जितनी दफ़ा आया वो पीटीआई की, पीटीआई वाले तो मिले ही नहीं। ना उनकी बहनें पिछले 10 महीने से मिली है, ना उनका कोई लीडर मिला है। तो अगर कोई चक्कर चला रहे होते तो उनसे उनकी मुलाकातें तो हो रही होती ना जी, पहले। जी, जी। तो ये गवर्नमेंट को अब जो एक खतरा था या खौफ था, वो अपने खौफ और खतरे और जो उनके अपने बनाए हुए रास्ते हैं, जी। वही वाली मेडिसिन वो शायद खुद चखते हुए वो अजीब सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि सरकारी जराए ने पहले बताया था कि उनकी आंख खराब हुई। आँख खराब हुई है आपको बिल्कुल। पता है, तारिक फजल चौधरी ने आगे और सारे वुजरा ने लेकिन आगे वो बात की थी। गवर्नमेंट का था, वो फ़ॉल्स खबर है, यानी नहीं नहीं कि नहीं, आंख, झूठी खबर है। नहीं नहीं, ये झूठी खबर का नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आंख खराब, आंख के चेकअप के लिए पिम्स लाया गया रात को, पिम्स ये आज लगाया से गया। 4-5 महीने पहले की बात है। जी, जी, जी। तो वो इवन बहनों को भी नहीं पता था, इवन पार्टी के किसी लीडर को, गौहर खान, सलमान अकरम राजा, किसी को भी नहीं पता था। तो वो किसने बताया आगे? अब गवर्नमेंट जो है जब खुद आके बताती है कि उस उनकी आंख खराब है, वो देख नहीं पा रहे सही तरह, या इन्फेक्शन है, या उनको लेके आया गया है, जी, जी। तो उस वक्त उनके घर वालों को पता चला। जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा जी, पिम्स के अंदर तो कोई आई का स्पेशलिस्ट उस तरह से नहीं है, या तो उन्हें शिफा आई हॉस्पिटल लेके जाया जाए, शिफा। या फिर जो शिफा हॉस्पिटल I8 में, जहाँ पे H8 में अब लेके जी। जा रहे हैं, वहां पे लेके जाया जाए। तो जो ये मजाक उड़ा रहे हैं, उनको अब शायद कहीं ना कहीं ये खतरा पड़ा हुआ है कि शायद इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। आप मुझे रिलीफ। बताएं, क्या इमरान खान साहब के केस खत्म हो गए? नहीं। नहीं, क्या इमरान खान साहब को जमानत पे रिहाई मिली? नहीं। नहीं क्या मिली। इमरान खान साहब 6 हफ्ते के लिए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब रेमंड गए थे, क्या वो 6 हफ्ते के लिए बन्नी गाला चले गए? नहीं। ये तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन, 3 दिन में पता चल जाएगा। और फिर ये डिसाइड इमरान खान ने नहीं करना, ना उनकी फैमिली ने करना। ये जो बोर्ड बना है, उस बोर्ड में एक फिजिशियन है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक मेडिकल अपना ये है, आई वाला स्पेशलिस्ट है। तो ये सारे पांच पांच डॉक्टरों का बोर्ड है। साथ फैसल सुल्तान है और साथ उनकी बहन जो खुद डॉक्टर है, जी। डॉक्टर उस्मा। अब ये उन 5 डॉक्टर ने फैसला करना है कि इमरान खान साहब यहाँ पे 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे। तो हुकूमत की जो परेशानी है वो समझ आती है। वो इसलिए समझ आती है कि उनको खतरा पड़ गया कि शायद उनको कोई रिलीफ मिल गया। हालांकि 3 साल से उनको, 10 महीने से तो किसी ने मिलने नहीं दिया। 3 साल वो जेल काट के गए हैं। अगर इनका मुआवजा नवाज शरीफ साहब के साथ करें तो बमुश्किल 1 साल वो जेल में रहे थे। अच्छा। और उस 1 साल के दौरान 6 हफ्ते के लिए रोजों में वो रेमंड गए। एक दफा वो गायनी के वार्ड में भी जाके दाखिल गायनी हो गए थे, और फिर वो प्लेटलेट डाउन हुए तो फिर उनको इंग्लैंड भेज दिया। ये 1 साल की कहानी है। तो यहाँ पे 3 साल की कहानी के बाद 10 महीने से कोई मिल नहीं रहा, कैद तनाई उनकी है, उनको उनसे फैमिली को मुलाकात नहीं करने दे रही। पता नहीं किस किस्म की डील है। अच्छा, कल मैंने सुना राना फनाउल्लाह साहब का असेंबली में गालिबन बोल रहे थे नासिर अब्बास साहब को कि ये गलत खबर है कि इनका ब्लड प्रेशर हाई है, आई का मसला है। तो इसके बारे में राना फनाउल्लाह साहब ने जो कहा, देखिए, वो उनका सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी बोर्ड है। वो राना सनाउल्लाह साहब को ना तो पीटीआई से पूछना चाहिए कि गलत रिपोर्ट है, ना उनकी बहनों से पूछना चाहिए। ये उस सरकारी लेबोरेटरी से या सरकारी मेडिकल बोर्ड जो भी जिसने जी, ये जी। रिपोर्ट जारी की है, सबसे पहले उधर जाके पूछे कि रिपोर्ट गलत है।
बताइए कुछ। अदालत के अंदर गए हैं, आज तक अदालत क्या कहती आई है, नून लीग क्या कहती आई है आज तक ये कहती आई है नून लीग कि जनाब रिलीफ किसने देना है, अदालत ने। अदालत ने अब देना। जब अदालत ने एक फैसला किया तो उसके ऊपर बनती नहीं है तनकीद। जी, जी, जी। तो अब उनको ये फील हो रहा है कि पता नहीं कोई डील हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मेरा इस तरह का कोई वो नहीं है कि हाँ, ये ज़रूर है कि इलाज जिस तरह पहले कभी नहीं हुआ था, अभी भी ना होने दिया जाता है। ये खबर ज़रूर है कि अब क्यों होने दिया है। अब क्यों होने दिया? अब क्यों, क्या 27 सितंबर का जो एहतजाज की अनाउंसमेंट है उसका प्रेशर है, जी, या देखें इमरान खान साहब के ऊपर सबूत बिल्कुल सामने है कि वो हकीकत में उनको प्रॉब्लम है, हार्ट का भी प्रॉब्लम, मतलब हार्ट का उस तरह से नहीं है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है और आई का प्रॉब्लम भी है, ये तो है। अब उसके इलाज के लिए आज तक उनको नहीं लाया गया, अब अचानक लाने दिया गया। क्या 27 सितंबर इसके पीछे है, या कोई और खिचड़ी पक रही है बीच में? कि आपको पता है नए सूबों का भी एक जी, चल जी, रहा है नए मामला, नए सूबों के मामला तो चल रहा है। हो सकता है कि इनको असल में जो असली रिलीफ है इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई डील नहीं है, लेकिन वो रिलीफ देने वालों ने शायद कुछ ये भी सोचा हुआ हो कि हम इनको दिखाएंगे पीपल्स पार्टी को और दूसरों को। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जितने माउथ पीस साफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, कल जी, तक जी, ये जी। सारे कह रहे थे कि इमरान खान साहब को देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जेल के अंदर भी वॉक करवाई जा सकती है, एंजाइटी का लेवल जो है वो जेल के अंदर भी ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है। आज वही वाले सारे एंकर बैठ के ये साथ ही बड़ी आयरनी की बात है। देखें कि जेल के अंदर आप क्या ही वॉक कर लेंगे, क्या आज़ादी आपको मिलेगी? अगर आप चल भी लें, कुछ भी कर लें, बस एक्सरसाइज तक उनको, कर उनके लें। असल में मैं बताऊं, नून लीग के साथ साथ कुछ साफियों के भी ख्वाब टूटे हैं आज। जी, जो साफी देखना चाहते थे खुदा ना खास्ता कि इमरान खान साहब पता नहीं जिंदा हो। मैं आपको बताऊं कि जो वजाहत हसन खान ने खबर दी थी ना, उसके ऊपर मुमकिन तौर पर अच्छा, ये कुछ आप क्या साफियों ने समझते हैं, ये खबर, पर्सनल ग्रजेस हैं सहाफ़ियों के, ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स निकाल रहे हैं, या इनको फंड किया जा रहा है इसके लिए? आप क्या कहना चाहते देखें हैं? हर किसी के अपने अपने मामलात हैं, किसी मामलात को हैं। इमरान खान साहब से ज़ाती प्रॉब्लम है, जी, किसी के पास साथ मिला हुआ है, कोई प्लांटेड किस्म के बयानिए देता है और बड़ी ढिठाई के साथ वो बयानिए जो है वो गलत भी साबित हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई माफ़ी भी नहीं मांगी जाती, माफ़ी नहीं माँगी जाती। कोई माजरत नहीं की जाती। बेशक। ज़हीर साहब, एक ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएँगे, सिंध में को डिवाइड किया जाएगा और पंजाब को भी। तो जिसमें पीपल्स पार्टी जो है, वो इसकी फ़ेवर में बोल रही। लेकिन अगर देखा जाए, पीएमएलएन कह रही है कि ये नहीं किया जाए, नए सूबों को ना बनाया जाए। तो अब आप मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के हालात को, तो आप क्या कहते हैं कि बनने चाहिए ये? क्या नए सूबे बनने चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो बहुत वाजह है, पीपल्स पार्टी, नून लीग नून लीग, जब भी अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं नए सूबे बनने चाहिए। नए सूबे बनने चाहिए। जब गवर्नमेंट में आते हैं, जिस टाइम वो सूबे बना सकते हैं, वो फिर पीछे हट जाते हैं। ये मैं पीपल्स पार्टी का तो चले मैं नहीं कहता, पीपल्स पार्टी क्या कहती है कि सिंध में सूबे ना बने, पंजाब में बने। नून लीग क्या कहती है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब को आपने सुना होगा, पंजाब में सूबे ना बने, सिंध में बन जाए और केपी में बने हजारा सूबा। मतलब अपने सूबे में जिनकी हुकूमत है वो कोई भी तैयार नहीं है कि नए सूबे बने, यानी जी, अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे सूबों के अंदर वो डिवाइड के ऊपर बड़े खुश है। जहां तक ये बात है कि नए सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए, और इसके और पीछे कोई रीज़न? उसकी उसकी रीज़न ये है कि भावलपुर या रहीम यार खान का एक बंदा वो कहाँ चल के जाता है, लाहौर, क्योंकि सूबे का कैपिटल क्या है, लाहौर। कोई भी उसको कोई काम पड़ता है कोई बड़ा, तो उसको कहाँ आना पड़ता है, बहुत दूर आना पड़ता है। लाहौर आना। और इतने बड़े सूबे को संभालना भी मुश्किल नहीं है। लाहौर के ऊपर जितना पैसा खर्च होता है, आप मुझे बताएं, क्या सादकाबाद में, राजनपुर में, रहीम यार खान में, बखर में, लिया में क्या उतनी पैसे खर्च होते हैं? नहीं। नहीं, नहीं, सारा लाहौर के पैसा लाहौर में, इंडस्ट्री भी ज़्यादा है और सब कुछ सारा ज़्यादा है। पैसा ये हाँ वहां जी। पे लगा देते हैं जी, क्योंकि जी। इनका वोट बैंक। तो सूबे, मैंने जैसे बताया ना, शहबाज शरीफ साहब भावलपुर में जाके कह के आए थे कि सूबे बनेंगे। नवाज शरीफ 2013 में कहते रहे, लेकिन कब कहा, जब अपोजिशन में थे जब ऑपोजिशन में या थे, जब इलेक्शन होने वाले होते, होने वाले होते। ताकि वो सूबे के अवाम को वहां पे जो चाह रहे हैं उनको ऐसा नारा दे दिया जाए ताकि वो उनको वोट डाल दे। जी, जब जी, वोट जी, जी। डालते हैं दोबारा फिर उस चीज का नाम तक नहीं लेते। नाम तक नहीं लेते। लेकिन एक असल मसला ये है कि इस टाइम के ऊपर सूबों की जो बहस है, क्या वो सियासतदानों ने छेड़ी है? नहीं। नहीं। इस वक्त सियासतदानों की तरफ से बहस नहीं है, और सियासतदानों के अंदर शायद इतना तपड़ भी नहीं है। फैसला किसने करना चाहिए, कोई किसको करना चाहिए? अवामी नुमाइंदों को। अवामी लेकिन वो नुमाइंदों। अवामी नुमाइंदे हों तो फैसला करे ना। जी। वो तो इधर उधर से वोट पकड़ के उनको जिता दिया गया है, तो वो तो उनको तो अब
जो फैसले सियासतदानों को करने चाहिए वो कोई और करवा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में सियासतदानों को सोचना चाहिए। सूबे बनाने के हक में इमरान खान साहब भी हैं, सूबे बनाने के हक में पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन मसला ये है कि अपने अपने सूबे में कोई भी नहीं। इमरान खान साहब को तो अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है है, कि बनाए। आपको नहीं लगता कि जब नए सूबे बनेंगे तो उसमें दुश्मनियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स और ये भी करप्शन ज़्यादा बढ़ेगी? क्योंकि नए सूबे बनेंगे, नए मिनिस्टर्स होंगे, इनके बीच ज़्यादा तनाज़े होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, पहली बात तो हाँ, ये खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे ये बात बढ़ेंगे, है। देखें, हर चीज़ के अच्छी साइड होती साइड है, भी होती है और बुरी साइड भी होती है। अच्छी साइड क्या है कि जब सूबे बनेंगे तो एक जो अवाम हुक्मरान जो एक पार्टी से की वजह से हुक्मरानों से दूर होते हैं, जी, इतने बड़े सूबे को संभालना मुश्किल नहीं है। तो उसके जब इंतज़ामी यूनिट बनेंगे तो हर चीज़ को उनके हक उनके उसमें होगा, रीच में होगा, बीच में होगा, वो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर मतलब सकते हैं। थाना कचहरी उसका अपना स्ट्रक्चर बनेगा, फिर और मामलात जो है ना लेकिन उसमें जैसे कि जो हमें पता है कि पंजाब, केपी के जो मेन 4 सूबे हैं, वहाँ पे लोगों को हक नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहेंगे कि जो नए बनेंगे उसमें मिलेगा? एश्योरिटी देखिए, है? मैं वही बात कर रहा हूँ ना। देखिए, पंजाब के अब 37 जिले। जी, जी, अब फर्ज करें पंजाब में 3 सूबे बनते हैं, एक सेंट्रल, एक नॉर्थ और एक साउथ। साउथ, ठीक है। अब सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में जब ये 37 जिले डिवाइड होंगे तो हर सूबे के अंदर हो सकता है 12 11 जिले आएंगे। जी, 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 11 जिलों को गवर्न करना, उनको मैनेज करना ज़्यादा आसान है या 37 जिलों को मैनेज करना? तो 11 जिलों को ज़्यादा आसान है कि एक सूबाई वज़ीर आला और एक जो वज़ीर आला होगा सूबे का, वो 11 सूबों को 11 जिलों को आराम से काबू करेगा। 11 जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर होंगे, पुलिस का स्ट्रक्चर होगा, कचहरी का स्ट्रक्चर होगा। ये अच्छी साइड ये है कि वो आपको ज़्यादा एक्सेस में होंगे। बुरी साइड क्या है? 11 वज़ीर आला हाउस बनेंगे, 11 गवर्नर होंगे। जी, जी। ये अपना मैं बात कर रहा था एग्ज़ैक्ट। 3 सूबे हैं ना, तो जी, 3 गवर्नर होंगे, 3 वज़ीर आला अभी एक है ना पंजाब का, तो 2 और हो जाएंगे, उनके फिर खर्चे भी ज़्यादा होंगे। और फिर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि इनको सूबे बनाने का तो शौक है, लेकिन जो अफसरशाही, ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी जो होती है जी, ना, उसको ब्यूरोक्रेसी। अफसरशाही कहते हैं। जी, जी, अफसरशाही को ख़त्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अफसरशाही सबकी अपनी अपनी मुराद लेते हैं, अपने अपने प्रोटोकॉल लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, बिल लेते हैं, मुफ्त में बिजली लेते हैं, मुफ्त में बंगले मिलते हैं, मुफ्त में इनको सारा कुछ मिलता है। हर रोज़ आपको पता चलता है कि आज सेनेटर ने मुराद ले ली, आज कौमी असम्बली ने ले ली, आज सूबाई असम्बली पंजाब ने ले ली, सिंध ने ले ली, बलोचिस्तान। मतलब आप नाम लेते जाएँ सब मुराद। और फिर जी जब पीछे बचते हैं, जजों का बढ़ गया, अब जी इस्टेब्लिशमेंट की जो इसकी आर्मी की मिलिट्री उनकी बढ़ गई सारी। तो मुराद जो है ना, ये अफसरशाही जब तक ख़त्म नहीं होगी तो आप इसके बेशक 20 सूबे भी बना तो लें। साहब एक सवाल है मेरा कि अगर ये कह रहे हैं कि नए सूबे बनाएँगे, तो ऑब्वियसली केपी के वाली साइड में भी अगर जाएँ, वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। तो इसके पीछे कहीं ये मास्टरमाइंड तो नहीं कि डिवाइड करे पीटीआई की हुकूमत को ना, और नए-नए इसके पीछे मास्टरमाइंड हो देखिए, सकता है ये? इस केपी का नंबर बाद में आता है। इस वक्त अगर कोई सूबे बनाने का सोच रहा है ना, जी, वो है क्योंकि सिंध पंजाब और सिंध सिंध तो और उनके पंजाब। एक्सेस में है ना, सिंध इनडायरेक्टली और डायरेक्ट। पंजाब। हाँ जी, अब सिंध और पंजाब में, सिंध में पीपल्स पार्टी नजदीक नहीं आने देती, जी, सूबे बनाने का नाम नहीं लेती, कहते धरती माँ है हमारी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, जी, तो इसको अगर किसी ने डिवाइड किया। और पंजाब में जनाब शरीफ खानदान नहीं आता। अब देख लें, राना सनाउल्लाह साहब की बातों से लग रहा है कि मुक्तदरा ने तो हमसे बात ही नहीं की, सूबे क्यों बना रहे हैं आप, किसने कहा है? मतलब ये कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी आके सरेआम गए कि सूबे बनने चाहिए, और ये कह रहे हैं मुक्तदरा ने, यानी पावर के जो सेंटर है, जी, यानी जी। कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है, उसने बात ना की हो अभी तक। ये हो नहीं सकता। ये शरीफ खानदान की जो अंदर है ना, अंदर की सोच है कि वो सूबे बनाने के हक में नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब कैसे मना करेंगे? वो तो वज़ीर आला बन के वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, इनकी इनकी मर्जी से, पावर सेंटर्स की मर्जी से, जो ताकतवर हल्के उनकी मर्जी से बैठे हुए हैं ना। जी, 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 अब वो जो ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि सूबे बनाए, ये इनकार कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी करें, आप उन्होंने फेवर ली हुई है उनसे, वज़ीर आज़म बने हुए हैं, तो किस तरह इनकार करें? लेकिन कहीं ये पीटीआई को डिवाइड सूबे बनेंगे, तो ऑब्वियसली केपीके में ही बनेंगे, फिर पीटीआई डिवाइड होगी, देखें, क्योंकि सुबह ये अगर अपने गवर्नर्स बिठाएंगे हज़ारा सारे। सूबा बनता है या हाँ कोई जी, और बनता है, हज़ारा, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को इतनी ज़्यादा परेशानी है, जी, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि पीटीआई के साथ जो हो गया, इससे ज़्यादा क्या होगा? चलो, हमेशा ये याद रखिएगा कि जिसके हाथ में कुछ होता है ना, जी, जब उससे छीना जाता है तो उसका नुकसान होता है जिसके हाथ से छीना जा रहा होता है। अभी तो पीटीआई के हक पीटीआई के पास सिर्फ एक सूबा है, ठीक है, केपीके, केपी। उसी की फेवर है हाँ, वैसे। उनके साथ उनकी लीडरशिप जेलों में बैठ पड़ी हुई है, उनकी औरतों जेलों में पड़ी हुई जी, है, जी, उनकी मेन मेन पार्टी को तितर बितर की हुई है, तकसीम किया हुआ है। उनके हाथ में कुछ नहीं है ना।
इस टाइम किसके हाथ में है? मरियम नवाज के हाथ में। मरियम के नवाज पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा सूबा जो है, यानी कि वजीर आजम के बाद जो सबसे बड़ा इलाका है सूबा, वो मरियम के पास मरियम है। के पास है। तो जब मरियम के हाथ से चीज निकलेगी, उधर से मुराद अली शाह के हाथ से निकलेगी, तो तकलीफ उनको होगी जिन लोगों के पास कुछ है खोने को। जी इन बेचारों के पास तो खोने को कुछ नहीं है। अब वोट बैंक मतलब है, इमरान खान साहब को क्या इशू है? क्या इमरान खान साहब को इस तरह से सूबे के अंदर मजे करने का या गवर्न करने का इस तरह से शौक है? उनको तो नहीं है। उनको नहीं है। उन्होंने तो एक आम बंदों को टिकट दे के वो बना दिया, बड़े उस पर उदों में पहुंचा दिया। इसी तरह वो केपी के 3 सूबे करेंगे, वो 3 वज़ीर आला ले आएंगे। उनको क्या इशू है? हजारा में भी पीटीआई का वोट बैंक है, जी उस वहां पे भी तो वो तो 3, उनको इशू नहीं है। इशू हो सकता है कि आपके सोहेल अफरीदी को या अली बिन गंडापुर को हो कि इतने बड़े सूबे से हम छोटे से सूबे में हो जाएंगे, लेकिन पार्टी की लीडरशिप को नहीं है। यहाँ पे पार्टी की लीडरशिप को इशू है, यहाँ पे बिलावल भुट्टो और जरदारी को इशू है, यहाँ पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इशू है, प्रॉब्लम है कि ये डिवाइड नहीं होने चाहिए सूबे। अच्छा, सईद गनी साहब ने भी कहा कि नहीं बनाएंगे सूबे। देखिए पीपल्स पार्टी की तो देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग में फर्क क्या है सूबों के मामले में? और पीपल्स हाफिज पार्टी नईम खुल के रहमान बोलती ने है, भी कहा कि हमारी ओपिनियन के बगैर जमात इस्लामी के कुछ पीपल्स नहीं पार्टी होगा। खुल के कहती है कि हम सूबे नहीं चाहते। जी नून लीग खुल के नहीं बोल रही, नून लीग छुप छुप के बोल रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती है, establishment वरना के- एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी, वो खोलेंगे, खोल के अगर बताएंगे कुछ। अच्छा, या। अब थोड़ी नाज़रीन बात करते हैं फ़ॉरेन के लिहाज से। अमेरिका ईरान के हवाले से ट्रम्प ने धमकी दी है। रिसेंटली ईरान को कहा गया कि जंग बंदी अब ख़त्म हो गई है, अगर ईरान ने नाकाबंदी ना रुकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। और इसके पीछे तो ट्रम्प ने कहा अगर ओमान आड़े आया तो उसको भी हम बमबारी का निशाना बनाएंगे। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ईरान का क्या स्टैंड होगा नेक्स्ट? देखिए, ट्रम्प की तो हर रोज नए नए बढ़के होती है, नए नए जी शोशे छोड़ते हैं। उन्होंने अभी तक किया क्या है? उनसे उनके मुल्क के अंदर लोग कहते हैं कि आप ईरान से जंग हार चुके हैं। जी उनकी अपनी कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो कहते हैं कि आप जंग हार चुके हैं। जी साबिक जर्नैल कहते हैं कि जंग हार चुके हैं। उनके अपने सेक्रेटरी, उनकी अपनी आवाम, उनका अपना मीडिया कहता है कि आप जंग हार चुके हैं, आपको कुछ नहीं मिला। तो वो रोज नई नई बढ़के लगाते हैं कि सीज फायर खत्म हो गया है तो हम उसको करेंगे। हर रोज अब नया हुर्मुज़ को अपना इलाका बना लेंगे, हम इसको खत्म कर देंगे। कुछ आज तक उन्होंने किया प्रैक्टिकली? उनका बस नहीं चल रहा कि ईरान ईरान क्योंकि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है। कभी आपको कहीं से महसूस हुआ है कि ईरान डेस्परेट हुआ है नहीं मुज़ाकरात के लिए? नहीं कभी आपने बाकर कालिबाफ के बयान से, मसूद पज़ेश्कियान के बयान से, इस इब्राहिम जो है उनके बयान से, उनके वज़ीर जो ये क्या है अब्बास अराग़ची के बयान से कभी आपको लगा है आज तक कि वो जल्दी? वो तो कहते हैं ना हमें तो कोई जल्दी नहीं, आप करें जो। वो तो हर रोज़ एक नई धमकी भी लगा देते हैं उल्टा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो अरब के कंट्री हैं, जो जिनको अड्डे दिए हुए थे अमेरिका को जिन्होंने, जी वो परेशान हो रहे हैं कि अमेरिका से कैसे जान छुड़ाए अमेरिका से कैसे जाएं? और इनको कैसे यहाँ से जाने दो। तो वो बिल्कुल ट्रम्प की बातें जो है ना वो हवा में होती हैं, उनके शोशे होते हैं, उनकी बढ़ के होती हैं। उनके अपने ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। 12 घंटे से ज़्यादा वो अपनी बात के ऊपर खड़े नहीं रह सकते। जी 12 घंटे के बाद वो यूटर्न ले लेते हैं। अच्छा, जो कल ट्वीट की डोनाल्ड ट्रम्प ने, कल या परसों की थी, कि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के इस इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और उनको मुबारकबाद भी दी तीनों कंट्रीज़ को। इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा तो ईरान है। अब सऊदी अरब की जो टसल चलती है वो ईरान के साथ चलती है, ठीक है। पैक्ट बनाने में ये मुल्क जो ये तीनों ममालिक के दरमियान हुआ है, जहाँ इसराइल सबसे बड़ा फैक्टर है, जी वहाँ इसराइल तो सामने नजर आता है ना, वहाँ कहीं ना कहीं ईरान फैक्टर भी है। जी जी मैं ये नहीं कहता कि तुर्किया के साथ ईरान का मामला ठीक नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के साथ ईरान का मामला ठीक नहीं है। नहीं है ठीक। ठीक है, वो हौसी बागी वाला मामला जो है उसके पीछे यमन में कहा जाता है कि ईरान पीछे है। तो ट्रम्प इस वजह से खुश है कि ईरान जो है वो तनहा हो जाएगा इस ईरान तो पूरे उसमें ना, कि ये एक किस्म का अगर ईरान को करेगा तो पाकिस्तान ने जिस तरह कहा है या तुर्किया ने कहा कि एक के ऊपर हमला, सब के ऊपर हमला किया समझा जाएगा। अब अगर हौसी बागी उधर से हमला सऊदी अरब पे कर लेते हैं और पीछे उसका कनेक्शन ईरान से जोड़ देते हैं वो, तो फिर तो ये मुल्क बोलेंगे, कहेंगे जी आपने क्यों हमला किया। अल्टीमेटली प्रेशर फिर ईरान पे आएगा। तो उनको नजर आ रहा है ट्रम्प को कि ईरान जो है ना वो तनहा होगा खित्ते में। जी। वो उसका ख्वाब है। वैसे मुझे उस तरह से नहीं वो चीज़ें होती हुई नजर अक्सर नहीं लोग कह रहे हैं, मैंने सुना सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि नेतन्याहू के लिए ट्रम्प तुर्की के रास्ते खोले, क्योंकि नेतन्याहू ने बहुत ज़्यादा दफ़ा आई। कहा तुर्की के तुर्की के हवाले से। धमकी दी कि हम तुर्की नेक्स्ट हमारा अगला निशाना है ईरान के बाद। हम्म। तो
इस खबर को आप कितनी हद तक सच समझते हैं कि तुर्की देखिए, के रास्ते ख्वाहिश पर ले हो जा रहे सकती है, ख्वाहिश हो सकती हैं? है, हाँ जी, लेकिन ये भी तो इस तरह नहीं बैठे हुए कि जनाब ऐसी करके, क्योंकि जो पैक्ट बना है उसमें इसराइल का फैक्टर सबसे पहले है। इसराइल के फैक्टर पहले। पाकिस्तान का रोल अहम इस वजह से है कि यहाँ की जो आर्मी है बड़ी तगड़ी है, जी, जी, ठीक आर्मी है। तगड़ी है। सऊदी अरब की आर्मी फारेग है बिल्कुल, जी, वो उनका डिफेंस का वो सिस्टम जो उस तरह से नहीं है। अब तुर्किया जो है ना, वो टेक्नोलॉजी में हाँ, अच्छा है। सऊदी अरब का आप कह लें कि इसराइल का खदशा भी है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ईरान का भी होगा। लेकिन तुर्किया का जो इस पैक्ट में आना है ना, जी, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की वजह से। इसराइल की वजह से आता है कि कल जी, कल अगर कुछ होता है, क्योंकि इसराइल फिर एक जगह तो नहीं रुकेगा ना। तुर्किया के बाद और ईरान के या तुर्किया के बाद अगला पाकिस्तान की तरफ उसने आने की धमकी, और पाकिस्तान के 1996 से वो लगे हुए हैं करने जी, कि हम तो, आपको पता है ना, नेतन्याहू जब कुछ भी नहीं था, ये तो नेतन्याहू। पिछले, हाँ, 1996 से लगा हुआ है, ये तो हम अगला निशाना, अगला टारगेट हमारा पाकिस्तान है, अगला